गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है पद्य शिक्षण, यानी कि अच्छा से थर्ड ले लेना। यूनिट। दो बच्चे हैं, प्रिया, अक्षय और गायत्री। बहुत बढ़िया तरीके से इनको समझा देना बस। बिल्कुल सर। तो आज जो हमारी थर्ड यूनिट है वो है पद्य शिक्षण, यानी कि बेटा आप सबको पता होगा हमारा जो साहित्य है, हिंदी साहित्य या इंग्लिश साहित्य, तो हमारा एक क्या होता है गद्य और दूसरा क्या होता है हमारा पद्य। तो इस तरह से गद्य शिक्षण क्या, पद्य शिक्षण क्या की तो हमारी रचनाएं होती हैं, जैसे हमारी कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, ये सारे के सारे गद्य शिक्षण में आते हैं। और जो हमारा पद्य शिक्षण होता है उसमें यानी कि पदों में, जैसे कबीरदास के पद, सूरदास के पद, रहीमदास के दोहे, और जो हमारी जैसे कविता है यशोधरा है, हमारी कविता है मैथिली शरण गुप्त की जैसे कविताएं हैं, ये हमारी किस में आती है पद्य शिक्षण में। और तीसरा होता है बेटा हमारा चंपू साहित्य, यानी कि तीन तरह के हमारे क्या होते हैं श्रव्य, जो हमारे स्वीकार किए गए हैं साहित्य में। तो वो कौन से होते हैं हमारे तीन तरह की साहित्यिक रचनाएं होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू साहित्य। तो गद्य में मैंने बताया कि आपका गद्यांश के रूप में, पद्य में वही हमारे पद होते हैं जैसे रहीमदास के हैं, कबीरदास के हैं। और चंपू साहित्य क्या होता है बेटा कि इसमें कुछ हमारा जो मैटर होता है, कुछ हमारा साहित्य होता है वो हमारा गद्यांश के रूप में होता है और कुछ हमारा पद्यांश के रूप में, यानी कि लिरिकल कुछ शब्द दोहों के रूप में भी होता है। तो इसी प्रकार से हमारा जैसे दृश्य श्रव्य है, हमारी कुछ रचनाएं ऐसी भी होती है कि उसमें हम जैसे पिक्चराइजेशन भी किया जाता है। अब जैसे छोटी छोटी जो कहानियां होती हैं या कविताएं होती हैं, जैसे सतपुड़ा के जंगल क्या थी, ये नागार्जुन की ये कविता थी, तो उसमें जंगलों को दिखाया गया है, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए। तो इसी तरह से आप लोगों का भी ये गद्य और पद्य शिक्षण है। तो बेटा इसमें से 16 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बनता है बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारे पद्य रचनाएं हैं यानी जो पदों में है, उसमें एक होता है हमारा प्रबंध काव्य और दूसरा होता है हमारा निर्बंध काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है, इसमें सारी सारी रचनाएं छंदों में होती हैं, छंद में, जैसे यानी कि एक लय में, छंद में, उस छंद का मतलब क्या होता है, उसमें हमारी मात्राएं होती हैं, तो यानी कि एक लय में उनको गाना, तो वो कहलाता है हमारा प्रबंध काव्य। और निर्बंध यानी कि जिसमें कोई लय सुर ताल कुछ नहीं है, एक सिंपल वे में जिसको गाया जाए। जैसे हमारे जितने भी महाकाव्य हुए हैं, चाहे हमारा विज्ञान शाकुंतलम है, रामायण है, महाभारत है, ये सारे के सारे क्या है कि एक प्रबंध काव्य है। और मैथिली शरण की जैसे यशोधरा है, उर्वशी थी, ये सारे भी हमारे प्रबंध काव्य कहलाते, क्योंकि इन्होंने लय में गाया है। जब हमारा रामायण में जब क्रोच पक्षी को तीर जब लगता है, तो उस टाइम पे जो हमारे कवि थे उन्होंने जो सुंदर रचनाएं लिखी हैं वो एक लय में गाई गई है, यानी कि हमें उनके अनुवाद के बाद ही ये सारा पता चलता कि इतने सुंदर उनके छंद होते हैं, लय होती है, सुर होती है और उनमें ताल होती है। तो उसी प्रकार से हमारे सारे के सारे अभिज्ञान शाकुंतलम में आप देखो, शकुंतला का जो भी वर्णन किया गया है वो भी हमारा इसी तरह से किया गया है। इसके बाद क्या है कि जैसे जैसे हमारा आधुनिक समय आया, उसमें जितने भी काव्य धाराएं हमारी आई, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1918 में जूही की कली एक कविता थी, उसको छंद मुक्त बनाया था। छंद मुक्त बनाने का मतलब यानी कि उस कविता में कोई भी छंद नहीं था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी छंद नहीं लिया गया। तो हमारा जितना भी हिंदी साहित्य है उसमें 1918 के बाद जितनी भी कविताएं आई वो हमारी सारी की सारी सिंपल थी, यानी कि उनमें कोई भी छंद का प्रयोग नहीं था, वो सिंपल लिरिकल, वो यानी एक लय में वो कविताएं गाई गई। जैसे सतपुड़ा के जंगल घिरे हुए जंगल हैं, हरे भरे जंगल हैं, तो इनमें सिंपल लाइन है सिर्फ। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमारी जितनी कविताएं आती गई उनमें हमारा कविता है और जो नई कविताएं हैं, तो इस तरह से हमारा
युग चलता रहा। तो आज के टाइम में जो हमारी कविताएं हैं वो सारी की सारी छंद मुक्त कविताएं हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पद्य के लिए हमारा क्या कविता प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारा पद्य शिक्षण था, पदों में जो रचनाएं थी, जैसे हमारी कबीरदास की कोई भी रचनाएं थी, तो मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो ये क्या थी, अगर हम इन दो लाइनों को देखते हैं तो बेटा इसमें जब हम मात्राएं देखते हैं तो ये हमारा एक सवैया छंद के रूप में हमारे सामने आती है और ये कबीरदास जी का दोहा है। तो इस तरह से, लेकिन जब आज के टाइम में जो हमारी कविताएं हैं उनमें इस तरह का कोई भी दोहा नहीं होता है, वो सिंपल हमारी कविता ही कहलाती है। तो ये था हमारा पद्य के लिए कविता का प्रयोग किया जाता है। तो अब क्या है कि जो हमारा पद्य शिक्षण है वो क्या है, कविता शिक्षण क्या है। कविता के लिए भी तो बहुत सारे, जैसे हमारे जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग जो भाषा शैली है, चाहे वो संस्कृत भाषा है चाहे वो हिंदी भाषा है, तो उसमें अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो आचार्य विश्वनाथ ने बोला वाक्य रसात्मक काव्यम, यानी कि वाक्य में जो जो रस है वही काव्य कहलाता है। काव्य क्या है, कविता। इस तरह से दो तीन डेफिनेशन आप कर लेना। उसी प्रकार से जैसे हमारा भामा का है शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी सब शब्द और अर्थ के संयोग से जो शब्द बनता है वो हमारा काव्य कहलाता है। तो इस तरह से हमारा कविता शिक्षण में दो डेफिनेशन आपको करनी ही करनी है। इसके बाद क्या है, कविता की जो शब्द रचना है, शब्द और अर्थ दोनों का ही इसमें महत्व माना जाता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य एक भाषा व्यापार है। काव्य यानी कि बेटा जो हमारी पूरी रामायण जब हम देखते हैं तो उसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पूरी लिरिकल रूप में यानी कि गाकर वो पूरी रामायण हमें सुनाई थी। तो उसी प्रकार से हमारा जो कविता शिक्षण है, कविता के रूप में इतने बड़े बड़े शब्दों में इतनी अच्छी अच्छी जो हमारी काव्य पंक्तियां हैं और जिनका अर्थ हमें समझने के लिए इतना टाइम लग जाता है, वो उस टाइम पे देखो पूरा का पूरा हमारा संस्कृत भाषा में या हमारी अवधी भाषा में, जैसे रामायण तो हमारी अवधी भाषा में है, तो उस भाषा में इतना सिंपल वे में हमारी रामायण की या रामचरितमानस की हमारी रचना हुई है। तो कविता शिक्षा क्या है, क्यों हम कविता पढ़ते हैं? तो सबसे पहले उद्देश्य क्या है, स्वर लय ताल आरोह अवरोह के साथ कविता पाठ करने में बच्चों को सक्षम बनाना। देखो छोटी क्लास के जब प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं तो उसमें टीचर्स क्या करते हैं, उनको डांस करते हुए और उनको जैसे कोई भी पंक्ति बोलती हैं तो वो लय में बोलती हैं, ठीक है ना। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो इंग्लिश में है या हिंदी में है, कोई भी कविता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो ये क्या है कि इसमें का पूरा हम यानी बच्चा ताल में सुर में वो बोलना या पढ़ना सीखे। सेकंड पॉइंट है बच्चे को तुकबंदी सामग्री पढ़ने का अभ्यास कराना। तुकबंदी यानी कि एक लय में एक शब्द के बाद दूसरा शब्द आना, जैसे मछली जल की रानी है, यानी एक सीक्वेंस बनाना। इसके बाद है थर्ड पॉइंट हमारा कविता सह स्वर पढ़ने में विद्यार्थी को सक्षम बनाना। सह स्वर यानी कि एक लय में एक स्वर में, ये नहीं कि कहीं कहीं से। तो बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि बच्चा एक लय में उसको पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कविता के अंदर हाव भाव के साथ। हाव भाव क्या है कि हमारे एक्सप्रेशन यानी कि हमारी एक्टिविटी। टीचर्स को जो पढ़ाया जाता है उसमें क्या होता है कि टीचर्स बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं, यानी कि डांस करते हुए, बोलते हुए, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों में सौंदर्य की परख करने के योग्य बनाना, यानी सुंदरता को। जो हमारी मान लो सतपुड़ा के जंगल है, तो उस कविता में जब हम 6 या 7th क्लास में है मेरे ख्याल से, तो उसमें क्या होता बेटा, सतपुड़ा के जंगल कितने सुंदर हरे भरे जंगल।
आसमान को छूते हुए जंगल। तो इस तरह से बच्चों को भाव, यानी कि उसके अंदर हम जब कविता पठन करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे उसमें ही हम घुल मिल जाते हैं और बहुत ही सुंदर वो लगता है। इसके बाद क्या है कि कविता से विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति का विकास करना, यानी क्रिएटिविटी। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने मन के भावों को कविता के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं या उनको अभिव्यक्त करते हैं। तो शिक्षण का ये मेन उद्देश्य माना जाता है। इसके बाद क्या है कि इसके कविता के तत्व कौन से होते हैं बेटा? एलिमेंट्स, तत्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा अनुभूति। अनुभूति यानी कि हमारा शब्द से ही पता चलता, अनुभव करना। जब तक बेटा हम किसी चीज को अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम उसके अंदर तक वो फीलिंग या वो भाव हमारे अंदर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हमें अनुभूति होना बहुत जरूरी है उस चीज की। मान लो महादेवी जी, जैसे महादेवी वर्मा की कविता थी, तो उसमें क्या था? नारी जीवन यही तेरी कहानी, यशोधरा का था ये पार्ट। आंखों आंचल में दूध, आंखों में पानी। तो इसमें क्या है कि अगर हम इस शब्द की गहराई तक जाते हैं तो हमें जो फीलिंग आती है वो हमारी अपनी, खुद हमें ये एहसास होता है कि वाकई में एक एक शब्द ऐसे घड़ के, ऐसे बना के लिखा गया है जो हमें उस टाइम की या वो हमारी अनुभूति करवाता है। इसके बाद क्या है कि हमारा विचार। दूसरा तत्व कौन सा होता है कविता का? सबसे पहले अनुभूति, फिर हमारा विचार। यानी कि हमारा काव्य का दो महत्वपूर्ण तत्व है, वो है विचार। और विचार कहाँ से आते हैं? हमारे बुद्धि से। यानी कि सबसे पहले हमारी थिंकिंग, सोच, विचार, उसका डेवलपमेंट होता है। पहले हम अनुभव करेंगे, फिर हमारे विचार हमारे सामने आएंगे उभर कर। तो इस है कि हम अपना शक्ति कहते भी तो राय बना देते हैं। उस चीज को अनुभव करके और उस अनुभूति के आधार पर वो कविता लिखते हैं। तो इसके बाद क्या है? थर्ड पॉइंट है अपना इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना करना। पहले हमने अनुभव किया, फिर हमारे विचार हमारे सामने आए कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। फिर हमारी कल्पना कि हमने जो कल्पना की है कि ऐसे चिड़िया के पंख होने चाहिए, ऐसे उड़ती है, इतनी दूर तक जा सकती है, ये खाती है। तो हमारी अपनी कल्पना उसमें शामिल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शैली तत्व, यानी कि स्टाइल, कार्य विधि जिसको बोलते हैं। तो कविता की जो शैली का अर्थ है वो है भाषा शैली, यानी कि भाषा के प्रयोग की विधि। तो हमारी कविता की जो भाषा होती है वो हमारी इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चों का जो शब्द भंडार है हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए, या हमारी अपनी, जैसे अगर अवधी भाषा तो अवधी भाषा में होनी चाहिए, हिंदी भाषा हिंदी भाषा में होनी चाहिए, संस्कृत भाषा में। और बच्चों को भाषा के छंद, अलंकार हमारे कौन कौन से हैं, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, मुहावरे क्या है, लोकोक्तियां क्या है, वो सारी चीजें भी इसमें होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि बेटे कविता शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है हमारी शब्दार्थ कथन विधि, यानी कि जो हमारी कविता शिक्षण की विधियां हैं तो उसमें शब्दार्थ कथन विधि क्या है? यानी कि कविता को हम शब्दों के माध्यम से पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करें, वो कहलाती है शब्दार्थ कथन विधि। तो इसके बाद क्या है कि हम जो जो जैसे बच्चों को एक ही शब्द का हम मीनिंग बताते हैं, उसके आधार पर उसका वो अर्थ ग्रहण करते हैं, उसका भावार्थ वो समझते हैं। सेकंड है हमारा गीत विधि, यानी कि लय के रूप में गाते हुए बोलना, ठीक है ना? यानी कि उस जो हमें बच्चों को कविता पठन कराना है वो हमारा सुर में, ताल में, लय में होना चाहिए। इसके बाद है हमारा अभिनय विधि। अभिनय यानी कि डेमो ड्रामा एज ए ड्रामा, यानी कि बच्चे को अभिनय करना, रोल प्ले करना। कि मान लो जैसे
अगर रामायण का आजकल क्या है, दशहरे के अवसर पर रामायण पूरी की पूरी जो दिखाई जाती है, तो उसमें क्या होता है बेटा, कोई राम जी का रोल प्ले करता है, कोई सीता माता का रोल प्ले करता है, कोई लक्ष्मण का, कोई हनुमान जी का। तो वो क्या है कि अभिनय रोल करते हुए बच्चों को समझाना या हमारे जन समुदाय को समझाना। थर्ड था ये। अब फोर्थ विधि है हमारी, वो है खंडान्वय विधि, यानी पार्ट और फैक्टर मेथड। क्या खंड विधि, तो यानी मान पूरी की पूरी कविता 4 पेज की या 5 पेज, एक बार में हम वो नहीं कर पाएंगे, तो उसको पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको शब्दार्थ के माध्यम से बच्चों को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यास विधि, यानी डिटेल मेथड जिसको बोलते हैं। व्यास क्या होता है, जिसका बहुत सारा डिटेल, यानी कि लार्ज स्केल पे। तो डिटेल मेथड में क्या होता है, इसमें भी जैसे अगर बड़े बच्चे हैं तो इस विधि में विद्यार्थियों को आसानी से समझा जाता है, क्योंकि मान लो एक कविता हमने आज स्टार्ट की, कल हो सकता है बच्चा एब्सेंट है या उसको टीचर्स 2 दिन बाद करवाता, वो पहले वाला वो उनके दिमाग में नहीं होता। अगर उसी चीज को अगर हम डिटेल में उसी दिन करवाते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए होता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्याख्या विधि, यानी एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या होता है, व्याख्या वही होती है बेटे कि यानी कि जो हमने कविता बच्चों को पढ़ाई, तो उसमें एक एक शब्द का मीनिंग हमें बताना, उसको एक्सप्लेन करना। जो लाइनें हमें, जैसे मैंने अभी बताया था कि कबीरदास की क्या थी, गुरु गोविंदो उखड़े काको लागे पाऊ। तो इसमें क्या है कि ये जो पहली लाइन है, इसी को हमें एक्सप्लेन करना। गुरु और गोविंद जी दोनों खड़े हुए हैं, तो उनमें से दोनों ही महान है, किसके में पैर लगू। तो इस तरह से उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आपकी तुलना विधि की कंपैरेटिव मेथड। तुलना विधि क्या होती है कि हम बच्चों को 2 कविताएं हम लेते हैं और उसमें उसी के आधार पर हम क्या करते हैं कि बच्चों के सामने जो कविता हम लेते हैं उन दोनों में कंपैरिजन हम बच्चों को दिखाते हैं। उसमें से हमारे क्या उपसर्ग हैं, क्या प्रत्यय हैं, क्या मुहावरे हैं, क्या लोकोक्तियां हैं, इसी के आधार पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा समीक्षा विधि, यानी कि क्रिटिकल जो हमारा एनालिसिस है। क्रिटिकल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि स्वयं अध्ययन करके छात्र उसमें से वो सारी क्या क्या उसमें कौन कौन सी हमारे शब्द हैं, क्या क्या हमारे उसके मीनिंग है, व्याख्या क्या है, उसका छंद कौन सा प्रयोग किया गया है, कौन सा मुहावरा है, उपसर्ग है या प्रत्यय है, वो बच्चा खुद ही उस पैराग्राफ में से या उस कविता में से ढूंढता है। तो ये थे हमारा कविता जो शिक्षण है बेटा, इसकी कौन कौन सी होती है। और दूसरा है कि कविता अब है नेक्स्ट सोपान, यानी कि स्टेप कौन कौन से। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर है हमारा प्रस्तुति, फिर भाव ग्रहण, और फोर्थ है हमारा रचना कार्य। यानी प्रस्तावना, प्रस्तुति, भाव ग्रहण और हमारा रचना। सबसे पहले हम प्रेजेंट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन देंगे हम, जैसे मैंने लेसन प्लान में आप लोगों को पाठ योजना में बताया था। इसके बाद है भाव ग्रहण, यानी कि जो हमने बच्चों के सामने प्रेजेंट किया है उसका भाव ग्रहण यानी मीनिंग निकालना। और सबसे लास्ट में है हमारा रचना कार्य, यानी कि हम अपना बच्चों को कविता पाठ कराते। तो ये था आज का हमारा पद्य शिक्षण। इसके बाद आपका गद्य शिक्षण, और बेटा आपका होमवर्क वो करवाएंगे तो हमारी 3rd यूनिट ये पूरी हो जाएगी। तो जो हमारा गद्य शिक्षण है उसी तरह से हमारा पद्य शिक्षण भी आएगा हमारा। यानी कि जो पद्य शिक्षण का मैंने क्या करवाया है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका महत्व क्या है पढ़ने का, ठीक है। और कौन कौन सी विधियां हैं कविता पाठ कराने की या हमारा पद्य शिक्षण कराने की। और दूसरा क्या है कि इसके एलिमेंट कौन कौन से यानी तत्व। तो ये आपका 16 नंबर का, आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और इस तरह से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद है हमारा गद्य शिक्षण, वो टाइम कम है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में कल मैं उसको करवाऊंगी होमवर्क या गृह कार्य और हमारा पद्य शिक्षण। आप किसी को कुछ पूछना तो मेरे से पूछ सकते हैं।
जल्दी बोलो बेटा, बस 2 मिनट है।